रेडी, स्टार्ट। महोदय, सत्ता और समाज के संबंधों अथवा सामाजिकता के बोध की अवधारणा को पुष्ट करने में साहित्य की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही व्यक्ति की स्वाधीन चेतना को जिंदा रखने और उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के कारण साहित्य को विशिष्ट सम्मान और महत्ता प्राप्त हुई। साहित्य ने भिन्न भिन्न युगों में उन विचारों को व्याख्यायित किया, आम जन तक पहुँचाया। असंतुलन पैदा होने से संघर्ष का जन्म होता है। 17वीं सदी के बाद यूरोप के विचारक संघर्ष को ही सत्य मानकर चले और उसके समाधान को दृष्टि देते रहे। हमारे सामने बुनियादी प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या व्यक्ति, समाज और सत्ता तीन पृथक तथा स्वाधीन इकाई है? व्यक्ति तो केंद्र में है और समाज या सत्ता उसके चरम विकास की स्थितियां तैयार करते हैं। यह संभावना तब बनती है जब व्यक्ति अपनी प्रतिभा का मेघा का श्रेष्ठतम समाज को समर्पित करेगा। समाज व्यक्ति से शक्ति लेता है और व्यक्ति की क्षमता के विकास की जमीन तैयार करता चलता है। व्यक्ति भी समाज की छाया में रहकर न केवल सुरक्षित महसूस करता है बल्कि अपने सर्वांगीण विकास की संभावनाएं भी पाता है। समाज व्यक्ति का विस्तार है, तब दोनों के बीच असंतुलन का प्रश्न क्यों खड़ा होना चाहिए? दोनों मर्यादित रहें तो सत्ता मात्र एक व्यवस्था है जिसका अस्तित्व समाज की स्वीकृति पर निर्भर है। साहित्य ने समन्वय की संभावनाओं को तलाश किया है। मैं यह मानता रहा हूँ कि साहित्य परिवर्तन का सूत्र देता है, समाज उस सूत्र का मंथन करता है। यह मंथन बहुत जरूरी है। आज बहस या संवाद एक परंपरा है, लेकिन समाज की व्यापक भागीदारी न हो पाने के कारण सारी बहसें अखबारी सुर्खियों तक सीमित हैं और कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पा रहे। समाज का साहित्य से इस तरह कटना हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जब साहित्य अपनी सांस्कृतिक धारा से कट जाता है तो यह अपेक्षा करना कि समाज उससे जुड़ा रहेगा भ्रांति से ज़्यादा कुछ नहीं। अपने मौलिक आधारों पर खड़े रहकर ही मस्तिष्क के रोशनदान खुले रखे जा सकते हैं। दुनिया के दूसरे देशों ने नए विचारों को तेजी से स्वीकार अवश्य किया और अपने मौलिक ढांचे में परिवर्तन भी किए। भारत में विचार प्रक्रिया का विस्तार और उत्कर्ष इतना गहन था कि नए विचार अपनी जगह तभी बन सकते हैं जब वे अतीत के विचार से ज़्यादा सशक्त सिद्ध हो सकें।
महोदय, हमारे साहित्य में जो नया विचार आया वह मौलिक तो था ही नहीं, पश्चिमी विचार की सही अनुकृति भी नहीं बन पाया। साहित्य के उद्देश्य को लेकर वर्तमान भटकाव उसी विचारहीनता की परिणति है। इसके अतिरिक्त मेरी धारणा रही है कि जो लोग रचना क्रम में प्रवृत्त हैं वे विचार की प्रक्रिया को ही जिंदा नहीं रखे हैं, बल्कि सांस्कृतिक धारा को भी जीवंत बनाए हैं। यह जीवंतता बनी रहनी चाहिए क्योंकि सामाजिक ऊर्जा को रचनात्मक दिशा मिलती है। किसी वर्ग को ही समाज मान लेने की भ्रामक धारणा का शिकार हमारा साहित्य भी हुआ है। समाज जिस संगठन का नाम है उसमें प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्तियों का वर्ग नहीं। यह ठीक है कि समाज पर किसी वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। वर्ग के विरुद्ध जब हम पुनः किसी वर्ग को संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं तो असंतुलन को बढ़ाते हैं। एक वर्ग को विस्थापित कर दूसरे को स्थापित करने की प्रक्रिया अंतहीन है। यह संघर्ष को निरंतरता देती है। स्पष्ट है कि संघर्ष में विकास ही अवरुद्ध नहीं होता, परस्पर दुर्भावना भी बढ़ती जाती है। व्यक्ति, समाज और सत्ता के संघर्ष में मनुष्य की हानि सबसे ज़्यादा होती है। व्यक्ति की चेतना का विकास कर हम मनुष्य को बचा सकते हैं। व्यक्ति का चेतना संपन्न हो जाने का अर्थ समाज का चेतना संपन्न हो जाना है। इस चेतना को भौतिक अर्थों में लेकर हमने पाश्चात्य समाज की बुराइयों को अनजाने ही आमंत्रित कर लिया। एक वर्ग के सत्ता से हट जाने या एक वर्ग के सत्ता पर अधिकार जमा लेने से ही समाज स्वस्थ और सुदृढ़ हो जाता तो सोवियत संघ का विखंडन नहीं हो पाता। बचाव में यह कहना कि कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त और निरंकुश लोगों के सत्ता में बैठ जाने से यह स्थिति उत्पन्न हुई। तार्किक दिवालियापन है। कौन कह सकता है कि उस तथाकथित सत्ताधारी वर्ग को हटाकर जो दूसरा वर्ग बैठता वह ईमानदारी से कार्य करता और सामाजिक असंतोष दूर होता? प्रश्न इस या उस वर्ग का नहीं है, मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों के परिष्कार का है। यह परिष्कार सत्ता नहीं, समाज का प्रबुद्ध वर्ग करता है। मुझे हमेशा लगा है कि परिष्कार की प्रक्रिया हमें सांस्कृतिक विरासत में मिली है। उसे अनदेखा करने की कोशिश ने हमारे साहित्य को विश्व की पहचान से वंचित किया है। इसीलिए साहित्य संस्कृतिवादी धारा से प्रभावित रहा।